हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एमजीसीआई इन फाइटर 2.0 सीरीज, जिसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं बायोलॉजी के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलोंग विद द पीवाईक्यू। बच्चों, इस सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद अवर ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने आपको उसका बेसिक समझा दिया था। ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि ब्रीदिंग कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। तो ये भी हमने समझ लिया था कि क्यों उसे रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्लियर है। फिर हमने ये पढ़ा था कि ब्रीदिंग करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। तो वो स्ट्रक्चर्स जो है, किस ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, वो डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर और उस ऑर्गेनिज्म के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल प्रेजेंट है, सेल का एग्रीगेट प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन प्रेजेंट है, या फिर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन चीजों पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फिर किसी और टाइप का एक सरफेस प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर सकता है। क्लियर। जैसे कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो फाइलम पॉरीफेरा में हमने देखा था कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल एग्रीगेट प्रेजेंट होता है। तो एग्रीगेट अगर होता है तो ऑर्गन नहीं हो सकता, ऑर्गन नहीं हो सकता तो उस ऑर्गेनिज्म के पास में क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस। सीरेंट्रेटा में भी हमने देखा था जनरल बॉडी सरफेस था। ठीक है, फिर एनिलिड्स में मैंने आपको स्पेसिफिक बताया था, एनिलिड्स में स्किन एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और स्किन के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट अलग अलग हो सकता है। कोई टेरेस्ट्रियल होगा तो उसके पास में लंग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोई अगर एक्वाटिक होगा तो उसके पास में गिल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स थे। क्लियर है। ठीक, कॉर्डेटा की जब हमने बात करी थी तब फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेटा में हमने ये देखा था कि फिशेस का हैबिटेट अगर एक्वाटिक है तो फिश के पास में गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। बाकी एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब के पास में क्या प्रेजेंट होगा, इन सब के पास में बच्चों प्रेजेंट होते हैं लंग्स, और लंग्स के थ्रू होने वाले रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्लियर है। फ्रॉग में हमने स्पेसिफाई करके देखा था कि फ्रॉग में डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे फ्रॉग में मैंने आपको बताया था कि स्किन भी हो सकता है, बकल कैविटी भी हो सकती है, लंग्स भी हो सकते हैं, और फ्रॉग के लार्वा में क्या प्रेजेंट होगा, गिल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि फ्रॉग का लार्वा जो है वो कंप्लीटली रिसाइड करता है इनटू द एक्वाटिक हैबिटेट। क्लियर था बच्चों इतना। ठीक, अब आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, नाउ वी विल स्टार्ट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट करने वाले बच्चों हम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या देखने वाले अपन, पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इन पार्ट्स को देखने के लिए है ना, हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाऊंगी मैं, स्टिल आई विल ट्राई। ये बनाया हमने नोज, ये लिप्स, माउथ, ये चिन। ठीक है, अब नोज में बाहर की तरफ में अगर हम देखें तो यहां बाहर दो प्रकार के छेद होते हैं, दो छेद होते हैं जैसे ये। ठीक है, हमारी नोज में बाहर की तरफ में दो छेद है। अब ये मत कहना मैडम नाक में उंगली डाल रही, मैं नाक में उंगली नहीं डाल रही थी, मैं आपको बता रही हूं कि बाहर जो दो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है, दैट पोर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, इन दोनों छेदों को क्या बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद में यहां नोज में एक पैसेज लाइक स्ट्रक्चर आता है। ये पैसेज दो पार्ट्स में इस तरीके से बाइफरकेटेड होता है। क्लियर है। ठीक, तो ये जो पैसेज है, इस पैसेज को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द नेजल पैसेज। क्या बोला जाता है इस पैसेज को, दिस इज कॉल्ड एज द नेजल पैसेज। ठीक,
नेजल पैसेज लीड्स टू नेजल चेम्बर। नेजल पैसेज में आगे चलकर क्या आता है? नेजल चेम्बर। क्लियर है? तो नेजल पैसेज लीड्स टू नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर में यहां पीछे की तरफ में ऐसे ही दो पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं नॉस्ट्रल्स की तरह। सो दीज आर कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्या बोल दिया जाएगा इनको? इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद में ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज लीड्स टू नेजल चेम्बर। नेजल चेम्बर में पीछे की तरफ में दो पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कॉल्ड एज द इंटरनल नॉस्ट्रल्स। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। अब यहां पर ये वाला जो पोर्शन है, ध्यान देंगे हम इधर, दिस, ये हमारे माउथ से रिलेटेड पोर्शन है ना, हमारा माउथ वाला पोर्शन है। तो जो माउथ वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को अपन क्या बोल देंगे? दिस इज कॉल्ड एज अवर बकल कैविटी। क्या बोल दिया जाएगा इसको? दिस इज कॉल्ड एज दी बकल कैविटी। ठीक है। अब बकल कैविटी वाला पोर्शन भी हमने देख लिया। बकल कैविटी के नीचे यहां से स्टार्ट होता है लेरिंग्स और स्टार्ट हुआ हमारा ट्रैकिया। क्या स्टार्ट हो गया? लेरिंग्स एंड ट्रैकिया। क्लियर है? ठीक। एक पोर्शन और है इसमें, देखो, दिस वन। ठीक है। अब ये कॉमन पैसेज जैसा हमको दिखाई दे रहा है। नॉस्ट्रल से जब हम एयर अंदर लेंगे तो इस जगह पर आ रही है ना? जब हम फूड खाएंगे तो भी इस जगह पर आ रहा है। तो ये कॉमन पैसेज जो है, दिस कॉमन पैसेज, दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्या बोला जाएगा इस कॉमन पैसेज को? दिस कॉमन पैसेज इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। क्लियर? फेरिंग्स इज द कॉमन पाथवे और कॉमन पैसेज फॉर फूड, एयर एंड वाटर। क्लियर? माउथ से हम इनटेक करेंगे फूड का और वाटर का, तो वो भी कहां पहुंचेगा? फेरिंग्स में। हम नोज से इनटेक करते हैं एयर का, तो वो भी कहां पहुंचेगी? फेरिंग्स में। क्लियर है? ठीक। फेरिंग्स में हम बोल सकते हैं कि दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। कौन से पार्ट्स होंगे? नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो नोज के नजदीक वाला है, इसको क्या कह सकते हैं अपन? दिस इज कॉल्ड एज दी नेजोफेरिंग्स। माउथ के पास वाला जो पोर्शन है, इसको क्या कह सकते हैं अपन? दिस इज कॉल्ड एज दी ओरोफेरिंग्स। द पोर्शन विच इज प्रेजेंट नियर टू द लेरिंग्स, लेरिंग्स के पास वाला पोर्शन, इस लेरिंग्स के पास वाले पोर्शन को आप क्या कह सकते हो? दिस इज कॉल्ड एज लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है। लेरिंग्स के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए हैं। एक पार्ट हो जाएगा नेजोफेरिंग्स, दूसरा हो जाएगा ओरोफेरिंग्स और तीसरा हो जाएगा यहां पर लेरिंगोफेरिंग्स। तो ऐसे हमने देख लिया, इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं अपन किस पर? ये लेरिंग्स वाले पोर्शन पर। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज दी लेरिंग्स। लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, जहां से हमारी आवाज जनरेट होती है। ठीक है। जहां से साउंड आता है, उस साउंड बॉक्स को क्या बोला जाता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स एक प्रकार का कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। लेरिंग्स साउंड का प्रोडक्शन करता है, शब्दों के उच्चारण में मदद नहीं करता है, शब्द का प्रोडक्शन नहीं करता। लेरिंग्स किस चीज का प्रोडक्शन करता है? साउंड का। शब्द किस वजह से आते हैं? बाय द मूवमेंट ऑफ अवर टंग। टंग का लिप से टकराना, टंग का टीथ के साथ में टकराना, चीक्स का मूवमेंट होना, टंग का चीक्स के साथ में टकराना, इन सारी चीजों की वजह से हमारे शब्दों का उच्चारण आता है बच्चों। तो लेरिंग्स शब्दों का प्रोडक्शन नहीं करवाता है, लेरिंग्स सिर्फ आवाज का, साउंड का प्रोडक्शन करवाता है। क्लियर है? ठीक। तो लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी वॉइस बॉक्स। फिर इसके बाद में आफ्टर लेरिंग्स हमको यहां पर एक स्ट्रेट ट्यूब दिखाई देती है। दिस स्ट्रेट ट्यूब इज कॉल्ड एज दी ट्रैकिया। कौन सी स्ट्रेट ट्यूब है ये? दिस इज कॉल्ड एज दी ट्रैकिया। क्लियर? ट्रैकिया एक्सटेंड होती है अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी, और मिड थोरैसिक कैविटी के बाद में ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने सिर्फ अभी अपर पार्ट्स पढ़े हैं, अभी इंटरनल पार्ट्स में आगे कंटिन्यू करके बताऊंगी आपको। क्लियर? तो इतने पार्ट्स के बारे में अभी हम देख लें। ठीक है। देखिए,
तो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो अपन कौन सा देखेंगे इसमें? यस, फर्स्ट हम देखेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ठीक, फर्स्ट पार्ट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल क्या है? दीज आर पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, छेद जैसे स्ट्रक्चर है फॉर इनहेलेशन। नेक्स्ट, सेकेंड वन, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद में नेजल पैसेज। कौन सा पार्ट आया? नेजल पैसेज, विच लीड्स टू नेजल चेम्बर। ठीक है, नेजल पैसेज और नेजल चेम्बर। अब इस नेजल पैसेज या नेजल चेम्बर में क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है हेयर्स एंड म्यूकस लाइनिंग। हेयर्स और म्यूकस लाइनिंग क्यों प्रेजेंट है? ये दोनों हेयर्स और म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, किसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड एंटीजन। हमारे नोज में यहां इस वाले पोर्शन में नेजल चेम्बर में, नेजल पैसेज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट है? म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट है। म्यूकस लाइनिंग क्या काम करेगी? म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी। तो हेयर्स है और जो म्यूकस का प्रोडक्शन होगा वो किसी एंटीजन को, किसी डस्ट पार्टिकल को हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होने से रोकती है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड एंटीजन inside रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर उसको एंटर होने से रोकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है हमारा? नेजल पैसेज के बाद में, नेजल पैसेज के बाद में आता है फेरिंग्स। कौन सा पार्ट आएगा इसमें? फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड, एयर एंड वाटर। फेरिंग्स क्या प्रोवाइड करता है? दिस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड, एयर एंड वाटर। क्लियर है? ठीक, फेरिंग्स के बाद कौन सा पोर्शन आएगा? आफ्टर फेरिंग्स आएगा यहां पर लेरिंग्स। लेरिंग्स इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स और इट इज कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। क्या बोला जाता है इसको? साउंड बॉक्स, या फिर क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये लेरिंग्स क्या काम करेगा? प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन करवाता है। किसका प्रोडक्शन करवाता है? साउंड का। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। क्या प्रेजेंट होता है इसके पास में? वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है साउंड का प्रोडक्शन करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में मैं ऐड कर देती हूं, लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है लेरिंग्स? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेजेस का बना हुआ है। ठीक है, लेरिंग्स में 6 प्रकार के कार्टिलेजेस होते हैं। कितने टाइप्स के कार्टिलेजेस होते हैं? 6 टाइप्स के। क्लियर है? ठीक, तो ये अभी अपन ने इतना पोर्शन देख लिया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल चेम्बर, फेरिंग्स देख लिया और लेरिंग्स देख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें। यस, लेरिंग्स के बाद में फिफ्थ कौन सा पोर्शन आएगा? ट्रैकिया। यस, ट्रैकिया कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्रैकिया is a straight tube like structure.
कैसा स्ट्रक्चर है ट्रैकिया? स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स मतलब क्या होता है? एक्सटेंड्स मतलब होता है खिंच जाना। स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स अप टू, कहां तक एक्सटेंड करता है? एक्सटेंड्स अप टू दी मिड थोरैसिक कैविटी। कहां तक एक्सटेंड करता है ये? मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इट एक्सटेंड्स अप टू दी मिड थोरैसिक कैविटी एंड डिवाइड्स एट दी लेवल ऑफ T5 वर्टिब्री। और T5 वर्टिब्री के लेवल पर आने के बाद ये डिवाइड हो जाता है। कैसे होता है बता रही हूं मैं, देखो ये बना लिया हमने हमारा लैरिंग्स, ये बनाया हमने ट्रैकिया, ठीक है। स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिड थोरैसिक कैविटी तक एक्सटेंड होती है। ट्रैकिया में इस तरीके से कुछ रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स। कैसे होते हैं, क्या होती है ये? दीज आर कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स कैसी है? दीज आर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। कैसी रिंग्स होती है ये? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। इनकम्प्लीट होने की वजह से इनका शेप कैसा हो जाता है? सी शेप। ये अगर ट्रैकिया है तो इसमें सिर्फ आगे की तरफ में इस तरीके से रिंग्स प्रेजेंट है, पीछे की तरफ से यहां रिंग्स नहीं होंगी, तो इसीलिए शेप कैसा हो गया इसका? सी शेप। कंप्लीट ऐसा होता, पर कंप्लीट है क्या? नहीं, कंप्लीट नहीं है वो, सिर्फ आगे की तरफ में इनकम्प्लीट है वो। तो इनकम्प्लीट होने की वजह से शेप क्या हो जाएगा उसका? सी शेप हमको दिखाई पड़ेगा। क्लियर? अब देखो बच्चों, ट्रैकिया यहां तक आया, मिड थोरैसिक कैविटी तक, है ना। उसके बाद इस तरीके से दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। बना देती हूं मैं दो पोर्शंस भी, है ना। देखो, तो इसके बाद में ये जो ट्रैकिया है ये इस तरीके से दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? जिन दो पोर्शंस में ये डिवाइड हुआ है इसको अपन बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोल दिया जाएगा इसको? दीज आर कॉल्ड एज दी प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर है? तो ये इस तरीके से दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। कहां पर आकर डिवाइड हुआ ये तो कौन बताएगा, ठीक है। तो अब अपन आगे वाले सरफेस से यानी कि वेंट्रल सरफेस से कोई डिमार्केशन नहीं कर सकते। यहां पर कहां से करना पड़ेगा? पीछे, क्योंकि पीछे क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, और वर्टिब्रल कॉलम में एक वर्टिब्री होती है विच इज कॉल्ड एज द थोरैसिक वर्टिब्री। ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है हमारा, इस चेस्ट वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं? थोरैक्स होता है ये, ठीक है। थोरैक्स में जो वर्टिब्रीज पीछे की तरफ में प्रेजेंट है उन वर्टिब्रीज को बोला जाता है थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्रीज जो है वो संख्या में 12 है, T1 से लेकर T12 तक है। क्लियर? तो T5 जहां पर आता है, T1, T2, T3, T4, T5, T5 जहां पर आएगा वहां पर आकर ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है दिस ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ T5 वर्टिब्री। T5 वर्टिब्री के लेवल पर आकर ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ? एंड फॉर्म्स प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बना लेता है ये? प्राइमरी ब्रोंकाई बना लेगा, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई संख्या में कितनी होगी? दो होगी, ठीक। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स। फर्दर डिवाइड करने के बाद में क्या बनाएगी ये? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करके क्या बनाएगा? टर्शरी ब्रोंकाई। फ्लो चार्ट याद रखते हैं बच्चों, फ्लो चार्ट एग्जाम में पूछा जाता है ना। टर्शरी ब्रोंकाई विल डिवाइड एंड फॉर्म ब्रोंकियोल्स। तो सबसे पहले जो ब्रोंकियोल्स आएंगे वो कौन से होंगे? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स आगे चलकर क्या बनाएंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बनाएंगे। बोलो क्या बनाएंगे? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आगे चलकर ओपन होंगे इनटू द एल्वियोलर सैक। सैक मतलब क्या होता है? थैली के जैसा स्ट्रक्चर।
एल्वुलर सैक कंप्राइजेस ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलर सैक में क्या प्रेजेंट होती है? एल्वुलाइज प्रेजेंट होती है। एल्वुलाइज क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट सरफेस जहां पर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्या होता है एल्वुलाई? वो इंपॉर्टेंट सरफेस है जहां पर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड एल्वुलाई आर कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या बोलते हैं एल्वुलाई को? रेस्पिरेटरी सरफेस है वो। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमने ट्रैकिया और ट्रैकिया के आगे वाले सारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको हमने देख लिया। कौन कौन से पार्ट्स है बच्चों अदर देन ट्रैकिया? यहाँ पर प्राइमरी ब्रोंकाई है। प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ सेकेंडरी में। सेकेंडरी फर्दर डिवाइड हुआ किसमें? टर्शरी में। टर्शरी आगे चलकर बनाता है ब्रोंकियोल्स। तो यहाँ पर बने इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स के बाद में आए यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्लियर है? ठीक है। और फिर एल्वुलर सैक और एल्वुलर सैक के बाद में आएंगे एल्वुलाई एंड एल्वुलाइज आर कॉल्ड एज द मिनिएचर ऑफ द लंग्स। क्या बोला जाता है? मिनिएचर ऑफ द लंग्स। इसको नोट डाउन करेंगे हम क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये पाथवे हमें एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलिए अब यहां पर हम देखें एक और स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द ट्रेकियोब्रेंकियल ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा जो चीज अभी हमने देखी है बिल्कुल वैसा ही है ये। चलिए देखिए ट्रेकियो ब्रेंकियल ट्री। ठीक है। क्या देख रहे हैं अपन? ट्रेकियो ब्रेंकियल ट्री। सी लेरिंग्स और ये हुआ ट्रैकिया। ठीक है। हाँ एक चीज और बता देती हूं मैं, स्लिप कैसे हो गया मेरे दिमाग से। ये जो लेरिंग्स है इसकी एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। ठीक है। क्या होता है लेरिंग्स की ओपनिंग का नाम? ग्लॉटिस। एंड दिस ग्लॉटिस इज फॉर एयर। ये ग्लॉटिस किसकी एंट्री के लिए प्रेजेंट होता है? एयर की एंट्री के लिए प्रेजेंट होगा। अब जैसे हमने देखा था प्रीवियस वाली स्लाइड में, देखो जैसे यहां पर हमने बोला कि इस वाले में है ना, हाँ ये बकल कैविटी से फूड इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में ये हुआ हमारा नेजल पैसेज से एयर इस जगह पर आ जाएगी। क्लियर है? अब ये जो ट्रेकिया होता है बच्चों, है ना, इस ट्रेकिया के पीछे की तरफ में यहाँ ये ट्रेकिया और ट्रेकिया के पीछे की तरफ में यहाँ पर एक और ट्यूब प्रेजेंट होती है। जो ट्रेकिया के पीछे वाले ट्यूब है इस ट्यूब का नाम है ईसोफेगस। क्या नाम है इस ट्यूब का? ईसोफेगस। इसी ईसोफेगस को अपन क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द फूड पाइप। ठीक है। ईसोफेगस बोला जाता है या फिर इसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप बोला जाता है। तो अब ट्रेकिया है, ट्रेकिया के पीछे फूड पाइप है। मैं अगर ऐसे खड़ी हुई हूं तो ये वाला पोर्शन कौन सा है? ट्रेकिया। आप लोग हाथ लगा के देखो यहाँ पर आपको फील होगा कि आपकी सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। इस ट्रेकिया के पीछे की तरफ में क्या लोकेटेड है? ईसोफेगस लोकेटेड है। ठीक है। तो आप फूड देखो बच्चों यहां से आएगा, बकल कैविटी से हमने फूड खाया, यहां आया। फूड में तुमने क्या जीपीएस लगा के भेजा है क्या कि नहीं? फूड को अपन ने बोल के भेजा है कि नहीं तुम ट्रेकिया में तो बिल्कुल मत जाना, तुम तो सीधे सीधे कहां चले जाओगे? ईसोफेगस में। ऐसा तुमने बोल के भेजा क्या उसको? नहीं, है ना। तो फूड तो कहीं पर भी जा सकता है। तो ये जो फूड है इसके पास में तो दो रास्ते हैं, या तो ये आगे ट्रेकिया में चले जाए या फिर ये पीछे की तरफ में ईसोफेगस में चले जाए, है ना। दोनों रास्ते अगर खुले हैं तो फूड तो कहीं पर भी जा सकता है। तो मतलब एक रास्ते को तो बंद करना पड़ेगा ना आपको। कौन से रास्ते को बंद करोगे? एयर वाला जो पैसेज है इसको हमको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब एयर वाला जो पैसेज है जिसको अपन बंद कर रहे हैं, तो ग्लॉटिस के लिए यहाँ पर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है। इस ढक्कन को क्या बोला जाता है? दिस कवर ऑफ ग्लॉटिस इज कॉल्ड एज द एपीग्लॉटिस। क्या बोला जाता है? एपीग्लॉटिस। क्लियर है? ठीक है। यहां लिख देती हूं मैं, दिस कवरिंग of glottis is called as epiglottis.
ग्लॉटिस की कवरिंग को क्या बोला जाता है? एपिग्लॉटिस। एंड दिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिन कार्टिलेज। किसका बना हुआ है ये? इलास्टिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखेंगे अपन, है ना। कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस एंड इट इज मेड अप ऑफ द इलास्टिन कार्टिलेज। और ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करवाता है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इन ट्रेकिया। ट्रेकिया में ये फूड और वाटर की एंट्री को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इन ट्रेकिया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अपन अपने इस ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री पर। ये अपन ने बना लिया ट्रेकिया। ट्रेकिया यहां डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब ये जिन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कौन से दो पार्ट्स होंगे बच्चों जिनमें डिवाइड हुआ है? ये डिवाइड कर दिया अपन ने, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें डिवाइड कर दिया अपन ने इसको? प्राइमरी ब्रोंकाई में। ट्रैकिया में सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग थी, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, नंबर थोड़ा कम हो जाएगा पर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इससे आगे बढ़े अपन। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे चलकर फर्दर डिवाइड हो गया इनटू द सेकेंडरी ब्रोंकाई, तो इसको क्या नाम दे दोगे? दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होगी पर नंबर थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहां पर भी अपन डिवीजन शो कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी? सेकेंडरी ब्रोंकाई बन गई। क्लियर? सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स, ये सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टर्शरी ब्रोंकाई। इसको क्या नाम दे देंगे अपन? दिस इज कॉल्ड एज द टर्शरी ब्रोंकाई। क्लियर? टर्शरी ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड करेगी। दिस टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स, these are called as initial bronchioles। क्या बोल दिया जाएगा इसको? इनिशियल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स और डिवाइड करेंगे और ज्यादा पतले पतले होते जाएंगे, इनको हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड एज दी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। क्या बोल दिया जाएगा इनको? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक, क्या नोटिस कर रहे हैं हम यहाँ पर? धीरे धीरे जब अपन नीचे आते जा रहे हैं तो जो ट्यूब की डायमीटर है वो कम होती जा रही है। ट्रैकिया सबसे चौड़ा है, उससे कम चौड़ा प्राइमरी ब्रोंकाई, उससे कम चौड़ा सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में टर्शरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। मतलब ट्यूब की जो डायमीटर है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है। सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग, इनकी भी संख्या कम होती जा रही है ना। ट्रैकिया में संख्या सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर उससे कम है सेकेंडरी में, फिर उससे कम है टर्शरी में, सबसे कम है इनिशियल ब्रोंकियोल्स में, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एल्व्यूलर सैक। एल्वुलर सैक के अंदर प्रेजेंट होंगी हमारी एल्वुलाइज। इनको क्या बोल देंगे हम? दीज आर कॉल्ड एज एल्वुलाई एंड एल्वुलाई फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सरफेस। एल्वुलाई क्या बनाती है? रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। क्लियर हुआ इतना बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर ये तो हमने ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री जो है वो देख लिया है। इस ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री में दो पार्ट्स आते हैं। कितने पार्ट्स आते हैं यहाँ पर? दो। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट फ्रॉम ट्रैकिया, यहां पर अपन ने ट्रैकिया बनाया है, ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक का इतना। ठीक है, फ्रॉम ट्रैकिया टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स,
इस पोर्शन को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन। क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग जोन। अब ये जो एल्वुलर सैक और एल्वुलाय वाला पोर्शन है, इसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी जोन। दो पार्ट्स है ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री में, कंडक्टिंग जोन और दूसरा वाला कौन सा है? रेस्पिरेटरी जोन। क्या फंक्शन है इसके? कंडक्टिंग जोन, इट कंडक्ट्स द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू दी एल्वुलाय। ये एयर को कंडक्ट करके एटमॉस्फेयर से एल्वुलाय तक लेकर आता है, बाहर से एयर को कंडक्ट करके अंदर तक एल्वुलाय तक लेकर आएगा। ये किसका काम है? कंडक्टिंग जोन का। इट क्लियर्स द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। एयर में अगर कोई डस्ट है तो उस डस्ट को क्लियर कर देगा, ठीक है। एंड ऑल्सो ह्यूमिडिफाइज इट, और उसको ह्यूमिडिफाई भी करेगा। अगर ड्राई एयर है तो उसमें मॉइस्चर ऐड करेगा, ठीक है। एंड लास्ट ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं हम। देखो, कंडक्टिंग जोन ऊपर वाला पार्ट कहां से कहां तक का? ट्रैकिया से लेकर के हमारे जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वहां तक का पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन क्या है उसका? एटमॉस्फेयर से एयर को कंडक्ट करना और एल्वुलाय तक पहुंचाना, ये उसका फंक्शन होगा। दूसरा फंक्शन क्या होता है बच्चों इसका? इसका दूसरा फंक्शन है कि एयर में जो भी अगर डस्ट पार्टिकल है तो उसको क्लैरिफाई करना, ठीक है, उसको डस्ट फ्री बना देना। क्लियर है? और दूसरा, अगर एयर ड्राई है तो उस ड्राई को ह्यूमिडिफाई करना। क्लियर? तीसरा पॉइंट होता है इसका कि एयर को अपने बॉडी टेम्परेचर के साथ में रेगुलेट करवाना। गर्मी के मौसम में हवा बहुत गर्म होती है, ठंड के मौसम में हवा बहुत ठंडी होती है, तो गरम गरम एयर अगर इनहेल करोगे तो क्या होगा? उससे नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है कभी कभी। एक्सट्रीमली कोल्ड एयर अगर अपन इनहेल करते हैं तो भी हमको नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। तो मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, है ना। तो बॉडी क्या करवाती है हमारे एयर से? जो एयर गर्म आ रही है उस गर्म हवा को ठंडा करना। ठंडा करना मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर के साथ में उसको अडेप्ट करवा देना, एक्लिमेटाइज करवा देना। और जो ठंडी हवा आती है उसके टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाकर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर ले आना, जिसको अपन बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जो भी एयर है उस एयर को टेम्परेचर, उस एयर का टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के बराबर लेकर आना, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रिंग्स द एयर टू अवर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? हाँ। अब नेक्स्ट जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसका फंक्शन क्या होगा? रेस्पिरेटरी जोन का, रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या फंक्शन होगा इसका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां पर होगा गैसेस का एक्सचेंज। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए। तो ये हमने ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री भी देख लिया। अब ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री में फर्दर अपन क्या क्या चेंजेस नोटिस करते हैं बच्चों? ये चीजें एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं दी हुई है, पर ये कहीं ना कहीं स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स में मेंशन्ड है, तो वो मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, ठीक है। चेंजेस वी ऑब्जर्व्ड while coming down in ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री, ठीक है। ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री में जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या क्या चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। क्वेश्चन आता है बच्चों इस पर, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं, ध्यान रखना। ये देखिए, जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम दो चेंजेस तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ट्यूब की डायमीटर पतली होती जा रही है और सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो कम होती जा रही है। तो फर्स्ट अपन क्या लिख देंगे? दी डायमीटर गोज ऑन डिक्रीजिंग, डायमीटर कम होती जा रही है। सेकेंड अपन क्या लिख देंगे यहां पर? नंबर ऑफ
कार्टिलेजिनस रिंग्स डिक्रीजेस, कार्टिलेजिनस रिंग का नंबर कम होता जा रहा है। ठीक है, तीसरा चेंज हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एपिथीलियम में। ठीक, एपिथीलियम गोज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर वन। एपिथीलियम कॉम्प्लेक्स से कैसी होती जा रही है, सिंपल में बदलती जा रही है। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में बदलने का मतलब क्या है, देखो ट्रैकिया में प्रेजेंट होती है सीलिएटेड एपिथीलियम। कैसी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड एपिथीलियम। ये एपिथीलियम और एपिथीलियम के सेल्स, इस एपिथीलियम के सेल्स के ऊपर यहां पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द सीलिएटेड एपिथीलियम। कॉम्प्लेक्सिटी है ये एक टाइप की। सीलिया क्यों प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल अगर अंदर आएगा तो ये सीलिया की वजह से आउटवर्ड मूवमेंट होगा और आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से उस डस्ट पार्टिकल को, एंटीजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए सीलिया का होना जरूरी है ना। ये अपनी एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, कहाँ दिया है, ह्यूमन हेल्थ में दिया है ये हमको, है ना। चलो, तो ट्रैकिया में सीलिएटेड एपिथीलियम है। बाकी के जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, उनमें क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। कौन सी एपिथीलियम है वहां पर, क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट एल्वुलाई में कौन सी एपिथीलियम प्रेजेंट होती है, याद होगा आपको, एल्वुलाई में प्रेजेंट है सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम है, सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम। ये चपटे चपटे प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें ऐसे। ठीक है, सिंपल स्क्वैमोस एपिथीलियम। तो हमने क्या देखा, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी एपिथीलियम्स में कॉम्प्लेक्सिटी कम होती जा रही है। एक चेंज और ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, म्यूकस सिक्रीटिंग cells goes on decreasing। म्यूकस सिक्रेट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। ठीक है, these are present in trachea, ये ट्रैकिया में होंगे, बट एब्सेंट इन एल्वुलाई, एल्वुलाई में ये एब्सेंट होंगे। सो दीज आर सर्टेन चेंजेस वी ऑब्जर्व व्हेन वी कम डाउन इनटू अवर ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री। ठीक है, डायमीटर कम होती जाएगी, सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग कम होती जा रही है, एपिथीलियम सिंपल होती जा रही है और म्यूकस सिक्रीटिंग जो सेल्स हैं उनका भी नंबर जो है वो कम होता जा रहा है। ट्रैकिया में मोस्ट अबंडेंट होंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आते आते वो कम हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। चलिए, तो ये ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री भी हमने कर लिया है। अब इस ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स लंग्स में आते हैं वो हमें देखना है, तो वो हम देखेंगे लंग्स के साथ में। ठीक है, तो आगे अपन क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, लंग्स। ठीक, लंग्स आर आवर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, है ना। टर्म पल्मोनरी is used for lungs। लंग्स के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पल्मोनरी वर्ड इज यूज्ड फॉर लंग्स। ठीक है, अब लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लंग्स, इट इज लोकेटेड इन थोरैसिक कैविटी। कहाँ लोकेटेड होते हैं लंग्स, थोरैसिक कैविटी में लोकेटेड होते हैं। कैसी होती है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी
thoracic cavity is an airtight chamber. कैसा चेम्बर है ये? एयरटाइट चेम्बर है, ठीक है। एंड इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, एयरटाइट चेम्बर है और किन किन चीजों से बना हुआ है? देखो, चार दिशाओं में अलग अलग चीजें हैं जो थोरैसिक कैविटी का फॉर्मेशन कर रही हैं। वेंट्रली, डॉर्सली, डाउनवर्ड्स एंड लेटरली। तो ये किन किन चीजों से बना हुआ है? देखो, वेंट्रली, वेंट्रल मतलब आगे, आगे थोरैसिक कैविटी में क्या प्रेजेंट है? स्टर्नम। डॉर्सली, डॉर्सल मतलब पीछे, पीछे क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम। लेटरली मतलब साइड्स में, साइड्स में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर हमारी पसलियां प्रेजेंट है, ठीक है। डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ में क्या प्रेजेंट है? हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो वेंट्रली इट इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम, dorsally it is formed by vertebral column, downwards by diaphragm and laterally by ribs. तो vertebral thoracic chamber is formed from four sides by sternum, vertebral column, diaphragm and ribs. Clear? अब ट्रेक्योब्रैंकियल ट्री के कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व है? ठीक है, लंग्स के पार्ट्स में अगर देखें, लंग्स कंप्राइजेस ऑफ ब्रोंकाई, कौन सी प्रेजेंट होंगी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। और क्या प्रेजेंट है लंग्स में? ब्रोंकियोल्स, इनिशियल ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आर प्रेजेंट। और क्या प्रेजेंट है इसमें? एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलर सैक और सैक के अंदर एल्वुलाई। सो दीज थ्री स्ट्रक्चर्स फॉर्म्स द लंग्स, या लंग्स कंप्राइजेस ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ हमको ये? ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। चलिए, तो बच्चों आज हमने लंग्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया है, टर्म विच इज यूज्ड फॉर लंग्स, लोकेशन क्या होती है, ठीक है, और लंग्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रेक्योब्रैंकियल ट्री से। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रक्चर इलेबोरेटेड तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कंसेप्ट बताकर जाऊंगी। क्लियर है? तो अब हम मिलेंगे कल। टिल देन, गुड लक and do your preparations for becoming a good doctor.